हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद पे बात करने वाले हैं। दोस्तों पहले हमें समझना होगा कि ये रचना या बनावट क्या है, उसके बाद ही हम शब्द के भेद पे हम बात कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि शब्द जो है वर्णों के मेल से बनता है या शब्दों के मेल से भी बनता है। ठीक है, तो ये वर्णों के मेल से या शब्दों या शब्दांशों के मेल से जो शब्द की रचना होती है, शब्द की उत्पत्ति होती है, इसे ही रचना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से, वर्णों के मेल से या शब्दांशों के मेल से जब हम शब्द बनाते हैं तो इस पद्धति को हम रचना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी पद्धति के हिसाब से शब्द के 3 भेद किए जाते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम सेट कर लेना है कि रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, और वो भेद है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इस तीनों को याद रखना है। हिंदी व्याकरण के विद्यार्थी होने के नाते हमें इन तीनों भेद का नाम लिखने में हमें बड़ी ही सावधानी बरतने की जरूरत है। हम गलतियां यहां करते हैं दोस्तों, देखिए, और वो हम बताने का प्रयास करेंगे कि कहां हम गलतियां करते हैं। पहला तो हमने लिखा है रचना या बनावट की दृष्टि से। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, रचना की दृष्टि से या बनावट की दृष्टि से, दोनों कॉमन है। ठीक है, रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद, यहां लिखा हमने रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। हमें ध्यान देने की जरूरत यह है कि जब हम रूढ़ लिख रहे होते हैं, रौ में दीर्घऊ का लगा है, इस चीज को ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, रूढ़ हो गया, यौगिक में गौ में हसई का देना है, यह ध्यान रखना। योग रूढ़, योग और रूढ़, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, अन्यथा हमारे मार्क्स कटेंगे, हमसे गलतियां होंगी और उसका खामियाजा हम आप समझते हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों को समझ लेने के बाद इनकी जो है कि परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। चूंकि यह भेद रचना की दृष्टि से है, बनावट की दृष्टि से है, तो इसकी परिभाषा, जो इन तीनों की परिभाषा है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ की, वो रचना के हिसाब से ही उनकी परिभाषा की जाती है। ठीक है दोस्तों, एक बात गौर कीजिए, कोई शब्द या तो वर्णों से मिलकर बना है या शब्दांशों से मिलकर बना है। तो जो वर्णों के मिलने से बना है वो वर्ण स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं रखता, वो सिर्फ वर्ण होता है। ठीक है, सार्थक नहीं होता। या शब्दांशों से मिलकर बना है तो वह शब्दांश जो है वो जरूरी नहीं कि उसका कोई अर्थ होगा ही, वो बिना अर्थ का भी हो सकता है, उसका कोई अर्थ नहीं भी हो सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें इन तीनों की परिभाषा पे बात करनी है दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तीनों की परिभाषा बनाना, एक अच्छी सी और आसान सी परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे। रूढ़ शब्द, ठीक है दोस्तों, तो देखिए रूढ़ में क्या होता है ना कि यह शब्द जो है किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो चुका होता है। वर्षों से, परंपरा से उस शब्द को किसी विशेष अर्थ में हम जानते हैं, और इसकी एक खासियत यह है कि जब हम उस शब्द को टुकड़ों में बांटते हैं, खंडों में बांटते हैं, तो उसके खंड का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में शब्द के रचना की इस स्थिति को रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी परिभाषा अगर बनाने की बात आती है तो हमें सामान्य रूप से कह देना है कि वह शब्द जिसके खंड सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, सार्थक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इनसे पहले वाले वीडियो में अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद पे बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, आप वो वीडियो देखें और फायदा उठाएं। आइए दोस्तों, अब हम बनाते हैं रूढ़ शब्द की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, देखिए
वह शब्द जिसके खंड सार्थक न हो उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। इतनी सी बात लिख देने से रूढ़ शब्द की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, कि वह शब्द जिसके खंड सार्थक न हो उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं कि ये रूढ़ शब्द है क्या। जैसे राम सीता राधा टोपी इत्यादि। ये तो उदाहरण लिखा दोस्तों। हम इसे व्याख्या करके या इन्हें तोड़ के हम देखते हैं। बात क्या करिए, रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या कहती है, वह शब्द जिसके खंड सार्थक न हो। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि खंड क्या है। जैसे हम राम शब्द लेते हैं, ठीक है, राम शब्द का आप खंड कीजिए, तोड़िए इसको दो भागों में या जितने भागों में टूट सकता है। रा एक होगा और म एक होगा। अब देखिए कि राम दो खंडों में विभाजित हुआ, एक रा और दूसरा म। तो ना राम का रा का अर्थ स्पष्ट है, ना म का अर्थ स्पष्ट है। तो इसीलिए आप और भी शब्दों का कीजिए खंड। सीता में सौमा दीर्घई का और तो में आ का अलग अलग आप तोड़िए, आप उन्हें भी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे रा है रा आ अम्मा आ, इस तरह कर सकते हैं। तो आपको इनमें भी कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। उसी तरह राधा लीजिए, राधा को भी दो भागों में तोड़िए, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो क्लियर है दोस्तों, वह शब्द जिसके खंड सार्थक न हो, कोई अर्थ नहीं हो, तो उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से दोस्तों, वह शब्द जिसके खंड सार्थक न हो उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। मुझे विश्वास है कि अब आप रूढ़ शब्द की परिभाषा नहीं भूलेंगे। आइए अब हम दूसरे शब्द पे बात करते हैं दोस्तों। दूसरा है यौगिक शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द से ही स्पष्ट है, इसमें योग हुआ है। क्योंकि शब्द की परिभाषा है, यौगिक शब्द है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि कम से कम दो शब्द मिलके बना होगा या दो शब्दांश होंगे, इसमें स्पष्ट है। और इसमें क्या है कि इसके खंड की का अर्थ होगा। जैसे रूढ़ में क्या हो रहा है कि उसके खंड का कोई अर्थ नहीं हो रहा है, लेकिन यौगिक में क्या है, उसके खंड का अर्थ हो रहा है। उसके खंड का कुछ न कुछ एक सटीक अर्थ निकलता है। तो रूढ़ शब्द की परिभाषा का ठीक उल्टा आप कर देंगे तो वह यौगिक शब्द की परिभाषा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए देखते हैं, इनकी परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। तो इनकी परिभाषा आप बनाएंगे, वह शब्द जिसके खंड सार्थक होते हैं उसे उससे यौगिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो यौगिक में क्या है कि उसके खंड सार्थक होते हैं। इतनी सी बात लिख देने से आपकी परिभाषा हो जाती है। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं
कि यौगिक शब्द या तो वर्णों के मेल से बनता है या शब्दांशों के मेल से बनता है। ठीक है, शब्दांश क्या है? शब्द का कोई हिस्सा, शब्द का कोई अंग। ठीक है, शब्द का कोई टुकड़ा। तो दो शब्दांशों के मेल से भी यौगिक शब्द बनता है, दो वर्णों के मेल से भी यौगिक शब्द बनता है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन यौगिक की परिभाषा क्या कहता है कि वह शब्द जिसके खंड सार्थक हो। ठीक है, अब देखिए, आइए बनाते हैं कि इसके उदाहरण में क्या क्या आते हैं। जैसे एक शब्द है दूध वाला, पानी पूरी, गांव वाला, दाल चीनी इत्यादि। ये इनके उदाहरण हैं दोस्तों। दूध वाला शब्द है, इसका अर्थ क्या है? दूध बेचने वाला, ये जिसके पास दूध है, ये तो मतलब है। लेकिन जब आप इस दूध वाला शब्द का आप टुकड़ा करेंगे, इसका खंड करेंगे, तो इनके क्या बन रहे हैं? दो खंड बन रहे हैं। एक हो रहा है दूध और दूसरा क्या हो रहा है? वाला। मतलब दूध वाला एक संयुक्त शब्द का अर्थ जो निकलता है, उसके खंड का भी वही अर्थ निकलता है। उसी तरह और भी इनके उदाहरण हैं, आप सबके साथ ऐसा ही स्थिति देखेंगे। तो स्पष्ट है दोस्तों, रूढ़ शब्द में क्या है? उसके खंड सार्थक नहीं होते हैं, और यौगिक शब्द में क्या होता है दोस्तों? उसके खंड सार्थक होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यौगिक शब्द की भी परिभाषा स्पष्ट हो गया होगा। तो हम चाहते हैं कि इन्हें आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम तीसरे भेद पे बात करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लास्ट भेद योग रूढ़ पे बात करें। तो दोस्तों, योग रूढ़ जो है कि यौगिक शब्द ही है, जो यौगिक शब्द की स्थिति है वही स्थिति योग रूढ़ शब्द की है। लेकिन इसकी एक खासियत है कि यौगिक शब्द तो है, लेकिन इसके जो खंड करने पे जो अर्थ आते हैं, शब्दों का जब आप दो खंड करेंगे, दो टुकड़ों में बांटेंगे, उसका जो अर्थ आएगा ना, वो दोनों खंड जब मिलकर एक यौगिक शब्द की रचना करता है, वो रचना किया गया शब्द किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। अर्थात यौगिक शब्द जो है अपने मूल जो है कि रचना के जो अंग है उसे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार और, वह यौगिक शब्द जो अपने मूल अर्थों को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। और क्लियर करते हैं, अब पहले परिभाषा लिखते हैं इनकी, उसके बाद हम इस पे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, योग रूढ़ शब्द, वह शब्द, या इनको कहें वह यौगिक शब्द वह यौगिक शब्द जो अपने मूल अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो, उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
एक बार फिर से, वह यौगिक शब्द जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। आइए एक उदाहरण से इनको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे आप लीजिए पंकज, लंबोदर, दशानन, चतुर्भुज इत्यादि। देखिए दोस्तों, यौगिक शब्द में क्या हो रहा है, उसके खंड सार्थक है और यौगिक शब्द का भी वही अर्थ आता है, लेकिन योग रूढ़ में क्या होता है, एक अलग अर्थ होता है कि उसका जो खंड है सार्थक तो है, लेकिन जब दोनों खंड मिलकर जिस शब्द की रचना किया है तो उसका अर्थ ही अलग हो जा रहा है, एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। आइए देखते हैं वो किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे पंकज एक शब्द है, ठीक है ना, पंकज लिखते हैं यहां, पंकज दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक है पंख और दूसरा है जौ। पंख का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जब आप पर्यायवाची पढ़ रहे होंगे तो पंख का अर्थ आप पढ़ते होंगे जल या कीचड़ कहिए आप, और जौ का अर्थ जन्म होना। तो जब पंकज को दो खंड करते हैं, पंख और जौ बनता है, पंख का अर्थ कीचड़ होता है और जौ का अर्थ जन्म लेना होता है, अर्थात जिसका जन्म कीचड़ में होता है उसे पंकज कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पंकज शब्द जो है ना वो कमल के लिए फिक्स हो गया है। कीचड़ में जन्म लेने वाले हर चीज को आप पंकज कह सकते हैं अर्थ की दृष्टि से, लेकिन पंकज शब्द स्पेशली वो कमल के लिए फिक्स हो गया है, कमल के अर्थ में ही यह प्रयुक्त होता है। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो वो स्थिति योग रूढ़ शब्द की होती है, ठीक है। उसी तरह अन्य शब्द का आप लीजिए, जैसे लंबोदर, लंबा उदर, जिसका उदर लंबा है उसे लंबोदर कहा जाता है। तो इस तरह जितने के भी उदर लंबे हो गए वो लंबोदर हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लंबोदर शब्द गणेश जी के लिए फिक्स हो गया है, गणेश जी के अर्थ के लिए वह निश्चित हो गया है, इसलिए यह लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। उसी तरह दशानन का मतलब है 10 आनन, अर्थात 10 सिर वाला। तो जिसको 10 सिर होगा वो दशानन होगा, लेकिन यहां यह दशानन शब्द रावण के लिए फिक्स हो गया है। उसी तरह चतुर्भुज शब्द लीजिए, 4 भुजा वाला, अर्थात जिसको भी 4 भुजा है वो चतुर्भुज है, लेकिन यहां चतुर्भुज शब्द वो ब्रह्मा जी के लिए फिक्स हो गया है, ठीक है दोस्तों। इस तरह आपने देखा कि यौगिक और योग रूढ़ शब्द में क्या एक मूलभूत अंतर है। तो दोस्तों एक बार फिर से, कि जिस शब्द के खंड सार्थक न हो उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है, जिस शब्द के खंड सार्थक होते हैं उसे यौगिक शब्द कहा जाता है, और वह यौगिक शब्द जो अपने मूल अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो तो उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो दोस्तों आप परिभाषा में एक चीज आपने देखा, और वो क्या देखा, ये रूढ़ जो है कि रूढ़ से बन रहा है यौगिक और यौगिक से बन रहा है योग रूढ़। आप तीनों की परिभाषा को जब मैच करेंगे, मिलाएंगे, आप तीनों में एक खास चीजें आप पाएंगे, तीनों में किसी खास अर्थ का बोध हो रहा है और एक तरह का संबंध स्पष्ट हो रहा है। तो इस तरह उम्मीद है दोस्तों कि आपको रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद और उनकी परिभाषा में अब के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में, जानने वालों में इसे शेयर कीजिए, ताकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक पहुँचे। यही मेरी मंशा है और आप भी अपने जीवन में ऊंचे मुकाम को प्राप्त करें। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।